नंबर 3 स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 3 में हमने रिस्क असेसमेंट के स्टेप्स पढ़े थे डिटेल से। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि रिस्क असेसमेंट के बेसिकली हमारे पास 5 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या था? हैजर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन के खतरात की पहचान करना। फिर उन खतरात से दूसरा स्टेप था किन लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। फिर तीसरा स्टेप था कि रिस्क को कैलकुलेट करना और कंट्रोल्स पे बात करना, हायरार्की ऑफ कंट्रोल उसमें हमने पढ़ लिया था। फिर चौथा स्टेप था कि जो आपके फाइंडिंग्स है उसको रिकॉर्ड करें और पांचवा स्टेप था कि रिव्यू एंड अपडेट इज नेसेसरी, के नजरसानी करें अपने रिस्क असेसमेंट पे और अगर जरूरत हो तो उसमें चेंज ले आए। तो ये 5 स्टेप थे। उसमें स्टेप नंबर 2 जो था आइडेंटिफाई द पीपल हु माइट बी हार्म, उसमें हमने स्पेशल केसेस पढ़े थे कि कुछ तो वो लोग जो एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं वो मुतासिर हो सकते हैं खतरों से, और कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिस तरह के यंग पीपल यानी अंडर 18। तो अंडर 18 को क्यों आम लोगों के मुकाबले में ज्यादा तवज्जो की जरूरत होती है? बिकॉज दे आर हैविंग लैक ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि उनका जिंदगी का इतना तजुर्बा नहीं होता, फिजिकली और मेंटली इतने मेच्योर नहीं होते। इसी तरह पुअर रिस्क परसेप्शन, रिस्क का अंदाजा जल्दी नहीं लगा सकते। इन्फ्लुएंस्ड बाय पीर ग्रुप, और इसी तरह ये लोग ज्यादातर अपने दोस्तों से मुतासिर होते हैं और नेगेटिव पीर ग्रुप की वजह से ये लोग भी, इनका भी आम लोग के मुकाबले में खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह इनमें यंग पीपल में ईगरनेस होती है, ये कोई भी नया काम मिले तो इनका दिल करता है कि मैं काम करे। और इसी तरह कंट्रोल इसके लिए क्या हो सकते हैं? प्रोहिबिट सर्टन हाई रिस्क एक्टिविटीज के, हाई रिस्क एक्टिविटीज को रोक ले और इस हाई रिस्क एक्टिविटीज इनसे ना करवाए। इसी तरह इनका वर्क पैटर्न स्ट्रिक्ट रखे, ओवर टाइम वगैरह इनसे ना करवाएं। इसी तरह इनकी ट्रेनिंग करना और उनकी निगरानी करना। तो ये कुछ इनके लिए कंट्रोल्स है। क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा, फिर स्पेशल केसेस में हमारे पास न्यू और एक्सपेक्टेड मदर भी हो सकते हैं। जिस तरह प्रेग्नेंट वुमेन अगर आपके वर्क प्लेस में हो सकते हैं तो उनसे कुछ काम नहीं। सर आवाज नहीं आ रही। किसी को भी नहीं आ रही आवाज? आ रही है सर। आ रही है। अच्छा, कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि अगर जिस तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपके पास फीमेल स्टाफ भी हो सकता है, तो अगर वो प्रेग्नेंट है तो या वो न्यूली मदर्स है तो उनसे कुछ एक्टिविटीज नहीं करवाने, जिस तरह मैनुअल हैंडलिंग का काम हो गया या हाई टेम्परेचर में काम करना हो गया या केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स के साथ काम करना हो गया या ऐसा काम जिसमें उनके हाथों से चीजें उठाना। ओके ओके। हाथों से भारी चीजें उठाना, ठीक है। इसी तरह होल बॉडी वाइब्रेशन, कोई ऐसा काम जिसपे उनका कंप्लीट बॉडी वाइब्रेट करे, जिस तरह रिग फ्लोर पे काम करना हो गया या ऐसी मशीनों के आसपास काम करना हो गया जिससे जिस्म वाइब्रेट करे, या हाई मशीन ऑपरेट करवाना हो गया या हैवी व्हीकल्स ड्राइव करना जिसमें पूरा जिस्म वाइब्रेट करता है। इसी तरह रेडिएशंस, रेज को एक्सपोज ना हो, चाहे वो किसी किस्म के भी एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज हो गए। नाइट शिफ्ट्स में इनसे काम नहीं करवाना, स्ट्रेस इनको नहीं देना और वायलेंस, लड़ाई झगड़ा, साइकोलॉजिकल इश्यूज इनके लिए नहीं होने चाहिए। तो ये बेसिकली हम इस वजह से पढ़ रहे क्योंकि इनके साथ बेबी भी एसोसिएटेड होता है, बच्चा भी मुंसलिक होता है प्रेग्नेंट वुमेन के साथ, तो उसको फिर नुकसान पहुंच सकता है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये काम इनसे नहीं करवाना। जी सर, ये वायलेंस कमी, वायलेंस, लड़ाई झगड़ा, नफ्सी। जी हेलो, क्या कह रहे हैं? पूछ रहा था सर नाइट शिफ्ट क्यों नहीं करा? यार नाइट शिफ्ट में चूंकि नाइट जो है, नाइट टाइम ये बेसिकली आराम के लिए होता है, ठीक है। तो अगर आप नाइट शिफ्ट में उनसे काम करवाएंगे तो जाहिर सी बात है उनका सारा रूटीन डिस्टर्ब होगा। अगर जिस तरह उनके साथ अगर फॉर एग्जांपल वो प्रेग्नेंट है और आप उनसे नाइट शिफ्ट में काम करवा रहे हैं तो उनका रूटीन डिस्टर्ब होगा। वायलेंस, जिस काम में लड़ाई झगड़ा हो सकता है या नफसियाती तौर पे प्रेशराइज करना, काम का बोझ देना, गुस्सा करना। ओके सर।
इसी तरह स्पेशल केसेस में हमारे पास डिसेबल्ड वर्कर्स भी आ जाते हैं। तो डिसेबल वर्कर्स अक्सर इंडस्ट्रीज का या अक्सर कंपनीज का कोटा उन्होंने रखा होता है, डिसेबल वर्कर्स को हायर करते हैं। तो डिसेबल वर्कर्स को भी स्पेशल कंसिडरेशन देनी होती है। एक तो कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जिसके लिए आप पहले से हेल्थ एंड फिटनेस क्राइटेरिया रखे, जिस तरह हाई रिस्क की मशीनरी ऑपरेट करना हो गया, या ड्राइवर्स के लिए अगर आप आई साइट का आप टेस्ट रखे, तो कुछ एक्टिविटीज ऐसे हैं जो कि डिसेबल वर्कर्स नहीं कर सकते, तो वो काम उनसे नहीं करवाना। इसी तरह जो वर्कर्स आपके ऐसे हैं जिनकी डिसेबिलिटीज आपके लिए नाउन है, कि फॉर एग्जांपल आपने ऐसे वर्कर्स कुछ हायर किए कोटा बेस पे कि वो सही तरह से चल नहीं सकते, तो फिर ऐसा ना हो कि आपने उनको 5th फ्लोर पे ऊपर रखा हो और उनके लिए अरेंजमेंट्स ना हो, क्योंकि इन केस ऑफ इमरजेंसी उनको इवोक्यूएट करना मुश्किल होता है। तो जो हमारे वर्कर्स जैसे जिनकी डिसेबिलिटीज हमें पता है, उनसे ऐसे काम ले जो कि जिसमें उनकी डिसेबिलिटी ऑब्स्ट्रक्शन ना क्रिएट करे, रुकावट ना बने, पहले से उनके इम्प्लीकेशंस पता हो कि इनके डिसेबिलिटी के क्या असर होगा। जी नहीं। अच्छा, आज क्लास थोड़ी सी शार्ट हम लेंगे क्योंकि हम लिस्टें फाइनल कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि कोई मिस्टेक हो जाए, किसी के नाम वगैरह में मिस्टेक हो, तो पहले से रेक्टिफाई किया जा सके। तो इस वजह से आज सर की एक क्वेश्चन है क्लास। सर, जी जी सर जी क्वेश्चन है बोले। हमारा। जी जी बोले। सर जो हम मिनट ऑफ टाइम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, अगर हम 1 मिनट ऑफ टाइम वो मीटिंग करेंगे, रिकॉर्ड मिलाएंगे ना। जी जी बोले। तो सर उसमें सर कौन सा सर टेंस हम यूज करेंगे, जो वर्ड है ना वो उसमें पास्ट टेंस यूज करेंगे मिनट ऑफ टाइम में, या फ्यूचर या प्रेजेंट सर? यार एक मीटिंग अगर कंडक्ट हो चुकी है उसके बाद उसके मिनट्स बनाए जा रहे हैं, तो उसमें फ्यूचर टेंस किधर से आ गया? अगर एक काम हो चुका है तो उसमें आवाज का बहुत यार आप मुझे बोलने तो देना। बोलने देना। मैं कह रहा हूँ कि जब आपका कोई काम हो जाता है तो उसमें फ्यूचर टेंस का कौन सा सेंस आ गया? उसमें मोस्टली पास्ट और प्रेजेंट टेंस यूज होंगे। नहीं सर, मैं वैसे पूछ रहा था कौन सा टेंस हम यूज करेंगे, इसलिए मैं सर इंग्लिश टीचर से पूछना भाई यहाँ पे। देखिए, अच्छा देखिए, अब पूरे मिनट्स में आपको बना के नहीं दे सकता, मैं देख लेता हूँ मेरे पास फॉर्मेट। बातें ऐसे हो सकती है जिसमें यार जी बोले आवाज का आज बहुत। मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? नहीं, जो जो अभी लड़का बोले उसके अपने एंड से हुए। सब क्लियर है, उसके इसमें इशू है। अच्छा अच्छा, देखिए अब वो थोड़ा सा टॉपिक से हट की चीज है, लेकिन मिनट्स जब भी आप बनाएंगे, कोई भी आप ईमेल बनाते हो ना, तो स्टार्ट में तो आप उसमें पास्ट टेंस यूज कर लोगे कि मिनट के एक मीटिंग कंडक्ट किया गया जिसका एजेंडा ये था, जिसमें ये पार्टिसिपेंट्स थे, उसमें ये बातें डिस्कस हो गई और ये एक्शन प्लान है। तो फिर एक्शन प्लान में बेशक वो फ्यूचर टेंस भी यूज हो सकता है। अच्छा, अब स्पेशल केसेस में हमारे पास लोन वर्कर्स भी आ सकते हैं। लोन वर्कर्स यानी वो वर्कर्स जो अपने कुलीग से दूर जगहों पे काम के लिए जाते हैं, जो अपने मेन स्टेशन से दूर होते हैं, या जो अकेले काम कर रहे हैं, तो उनको भी हम वल्नरेबल पीपल कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये लोग वायलेंस का शिकार हो सकते हैं। जिस तरह पोलियो वर्कर्स हो गए, रिमोट एरियाज में जाते हैं। प्रिजन के जो ऑफिसर्स हो गए, वो भी मतलब उनके भी अक्सर प्रेमिसेस भी बड़े हो सकते हैं, और अक्सर वो डील भी ऐसे लोगों के साथ कर रहे होते हैं जिसमें उनकी तादाद कम होती है और अपोनेंट की तादाद ज्यादा होती है। जिस तरह जेल में कैदियों की तादाद ज्यादा होती है और जो ऑफिसर्स होते हैं वो कम होते हैं, और ये वायलेंस का शिकार आसानी के साथ हो सकती है। मेंटल हेल्थ नर्सेज, पागल खाना वगैरह, उसमें भी जो नर्सेज होते हैं उनकी तादाद कम होती है और जो पागल होते हैं उनकी तादाद ज्यादा होती है, तो ये वायलेंस का जल्दी शिकार हो सकते हैं।
तो या तो जो अपने स्टेशन से दूर जगहों पे काम के लिए जा सकते हैं उनको नुकसान ज्यादा हो सकता है। तो पहले से हमें अपने लोन वर्कर्स के लिए अरेंजमेंट्स करने चाहिए कि इन केस ऑफ इमरजेंसी हम कैसे उनको रेस्क्यू करेंगे। इसी तरह कन्फाइंड स्पेस में भी अक्सर लोन वर्किंग आ सकती है, जिस तरह ट्रेंचेस के अंदर काम करना हो तो उसमें भी दूर दूर उसमें ट्रेंचेस में वर्कर्स जाते हैं, सर्विसेज टीम जाते हैं काम के लिए, तो उनको कैसे रेस्क्यू करना है। जी जी सर, कन्फाइंड स्पेस में माइनिंग की जो वर्कर्स होते हैं वो भी तो इंक्लूड किए जा सकते हैं। वो भी तो उस एरिया के अंदर काम कर रहे होते हैं जहाँ पे जो है एक्सेस जो है वो बहुत कम होती है। यानी जहाँ पे जाने का रास्ता तंग सा हो, महदूद सा रास्ता हो, उसको हम इनक्लोज्ड इन नेचर हो, बंद सी जगह हो, तो उसको हम कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करना हो, किसी भी यूनिट के अंदर काम करना हो, पाइपलाइंस के अंदर काम करना हो गया, तो मिल्स के अंदर काम करना हो गया, मेंटेनेंस के लिए या क्लीनिंग के लिए, तो उसको हम कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। थैंक यू सर। अच्छा, अब एक और टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ चेंज। क्या अगर एग्जिस्टिंग वर्क प्लेस में आप कोई चेंज का काम करने जा रहे हो। जी जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। ने कल बोला कि मतलब ये जो असेसमेंट है ना, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले हम प्रिपेयर करना, तो इसमें सर ये प्रेग्नेंट जो मदर है या डिसेबल, ये आप क्या करता, मतलब जब हम प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो इस टाइम हम डिसेबल को क्यों लेंगे, या मतलब जो दादर है ना उनको क्यों लेंगे, ये मतलब मुझे थोड़ा मुझे अच्छी तरह समझ। अच्छा अच्छा, ऐसा है ना, वो देखिए वो जरूरी नहीं है कि एक प्रोजेक्ट में आप इनको नहीं ले सकते। मैंने बताया कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने कोटा रखा होता है डिसेबल्ड वर्कर्स का। जिस तरह आप फॉर एग्जांपल आपके जो जितने भी सरकारी इदारे हैं उसमें 2% कोटा उन्होंने डिसेबल्ड वर्कर्स का रखा होता है। इवन हमारे पास यहाँ बेस्ट वे में भी 4-5 ऐसे हैं जो डिसेबल्ड वर्कर्स है, लेकिन वो ऑफिस में बैठ के उनका काम करना होता है, वो सही तरह से चल नहीं सकते, तो उनको हम इस वजह से कंसीडर करते हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी हमें पता हो कि हमारे पास इतने डिसेबल वर्कर्स भी काम कर रहे हैं, और अगर हमारे पास कोई इमरजेंसी होती है तो हमने पहले से उनके लिए अरेंजमेंट्स ऐसे किए हो, उनको हमने ऊपर ऐसे फ्लोर पे ना रखा हो कि उनको फिर इवैक्यूएट ना किया जा सके। इसी तरह जहां तक प्रेग्नेंट वुमेन की बात आ गई, अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाओगे वहां पे बहुत सारे फीमेल स्टाफ काम कर रहे थे, मेल से ज्यादा फीमेल स्टाफ काम कर रहे होते, स्पेशली जो जहाँ पे स्ट्रेचिंग वगैरह या इस तरह के मिल्स है, फिनिशिंग मिल्स और स्ट्रेचिंग मिल्स, तो उनमें फीमेल स्टाफ की तादाद बहुत ज्यादा होती है। अब फीमेल स्टाफ, जाहिर सी बात है, अगर आपके पास 400-500 औरतें काम कर रही है या इवन पे वो मसाइल चल रहे होते हैं, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल वो प्रेग्नेंट हो जाए तो ये तो नहीं हो सकता कि 8-9 महीने तक वो काम नहीं करेगी। जाहिर सी बात है वो तो काम करेगी, लेकिन हमने पहले से उनको कंसिडर करना होगा कि हमारे पास अगर इतने प्रेग्नेंट स्टाफ है तो उनके लिए हमारे पास क्या अरेंजमेंट्स है, उनसे हम कोई इस तरह का काम ना करें जिससे उसको या उसके बच्चे को खतरा हो। ठीक हो गए। कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नेचर ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे इस तरह के बंदे आ सकते हैं, डिसेबल्ड वर्कर आ सकते हैं। अच्छा, मैनेजमेंट ऑफ चेंज, कि अगर आपने एग्जिस्टिंग वर्क प्लेस में चेंज का कोई काम करना है तो उसको आपने कैसे किस तरीके से मैनेज करना है ताकि आपके साथ हादसा ना हो। जिस तरह इंडस्ट्रीज के अंदर आप फॉर एग्जांपल आप कोई नया यूनिट इंस्टॉल कर रहे हो, अब वहां पे प्रोसेस ऑलरेडी चल भी रहा है और साथ में आप कोई चेंज करना चाहते हो या कोई मॉडिफिकेशन काम करना चाहते हो, तो उसमें खतरा आम काम के मुकाबले में ज्यादा हो सकता है। चेंजेस इंक्लूड changes to process, equipment, practices and construction work. चेंज के काम कौन से हो सकते हैं? प्रोसेस में अपना कोई चेंज आ गया, या मशीनों के अंदर कोई चेंज का काम, या प्रैक्टिसेस के अंदर, या कंस्ट्रक्शन का कोई काम हो गया। जिस तरह टेम्पररी वर्क्स में शॉर्ट टर्म आपके पास कोई बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स आप लगा रहे हो,
एग्जिस्टिंग वर्क प्लेस में, या एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स के मेंटेनेंस का काम कर रहे हो, या रिनोवेशन का, जिस तरह कल पेंट वगैरह कर रहे, डिमोलिशन का काम यानी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स को गिराने का काम हो गया, या एक्सकेवेशंस का काम हो गया, खुदाई का काम हो गया। तो ये सारे वो काम है जो एग्जिस्टिंग वर्क प्लेस में हो रहे, तो उसमें आम काम के मुकाबले में ज्यादा आम जो नॉर्मल प्रोसेस है वो चल रहा है, और अगर इस तरह चेंज का काम होगा तो उसके अरेंजमेंट्स में डिस्टरबेंस आएगी। इस तरह फॉर एग्जांपल का मतलब है सर जी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स को गिराना, उसको उर्दू में क्या कहते हैं, गिराना। ओके सर। एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स डिमोलिश करना है, बिल्डिंग वगैरह तोड़ बिल्डिंग्स को गिराना। इस तरह आपके पास अगर एक बिल्डिंग है या एक यूनिट है, उसका लाइफ स्पैन जो था वो पूरा हो चुका है, तो आप उसको गिरा रहे हो या उसकी जगह कोई नई चीज बनाना चाहते हो, इसको कहते हैं डिमोलिशन, क्योंकि इसमें भी खतरा ज्यादा हो सकता है। अगर आप किसी स्ट्रक्चर को गिराते हो, इसको बड़े कंट्रोल तरीके से गिराना होता है। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, तो इसमें भी ज्यादातर हम मैनेजमेंट ऑफ चेंज हमारे पास चल रहा है, क्योंकि हमारे अपने वर्कर्स भी हमारे पास काम कर रहे हैं और साथ में कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर्स भी हमारे पास काम कर रहे हैं। अब देखिए, ये हमारे पास डस्ट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास पहले एक टेक्नोलॉजी थी, ज्यादा एफिशिएंट नहीं था। नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक हमने डस्ट को कंट्रोल करने के लिए बेग हाउस सिस्टम लगाया। अब बेग हाउस सिस्टम लगाने के लिए हमारे पास दो मेन लाइंस हैं जिससे हम सीमेंट बना रहे हैं। तो बेग हाउस सिस्टम बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए, ईपी को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास दो कॉन्ट्रैक्टर्स हमने हायर कर लिए। फॉर एग्जांपल इपिक इंजीनियरिंग एक कंपनी है और आईजेडबी की इंजीनियरिंग कंपनी। अब ये दो हमारे पास कंपनीज आ गई और इनके तकरीबन 100 प्लस एक के वर्कर्स हैं। इन्हें हमारे पास 200 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर्स आ गए। तो जाहिर सी बात है, हमारे पास उनके लिए रेजिडेंशियल अरेंजमेंट्स करना, एग्जिस्टिंग अगर ये कुछ स्ट्रक्चर्स को गिरा रहे हैं, हमारे अपने काम भी चल रहे हैं, साथ में इनके काम भी चल रहे हैं, तो कैसे हमने इनके काम को मैनेज करना है ताकि हादसा ना हो, खतरा ना हो। ठीक है ना? यस सर। So mitigating the impact of change का जो असर है उसको, उसके रिस्क को कम करना। तो इसमें कुछ की मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं। हम क्या करते हैं कि हम रिस्क असेसमेंट बनाते हैं, और रिस्क असेसमेंट में दोनों चीजें कंसीडर की जाती है, एक तो काम और उसका एग्जिस्टिंग वर्क प्लेस पे इम्पैक्ट क्या होगा, उसके अपने काम में क्या क्या खतरे होंगे, हमारे एग्जिस्टिंग वर्क प्लेस में उसका क्या असरात होंगे। दोनों चीजों को कंसीडर करके हम रिस्क असेसमेंट एक बनाते हैं उसके लिए। जिस तरह फॉर एग्जांपल अब ये ईपी को बेग हाउस से रिप्लेस कर रहे हैं, तो पहले ईपी को डिसमेंटल किया जाएगा, उसको तोड़ा जाएगा। डिसमेंटलिंग के दौरान ये लाजमी ऊपर से चीजें भी फेंकेंगे, कैसे लिफ्टिंग एक्टिविटीज चलेंगी, इनके एरिया को बैरिकेड करना, ठीक है, क्योंकि हमारे नीचे अपने वर्कर्स भी नीचे गुजर रहे होते हैं। इसी तरह कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोनों पार्टीज के बीच में। जो क्लाइंट है जिसने उसको काम दिया है, और यानी बेस्ट है, और इपिक या आईजेडबी, इनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉम्पिटेंस ऑफ द वर्कर्स एंड मैनेजर्स इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिन वर्कर्स को या जिन कॉन्ट्रैक्टर्स को हम ये काम दे रहे हैं वो कॉम्पिटेंट हो, जो हमारी तरफ से भी सुपरवाइज कर रहा है प्रोजेक्ट मैनेजर, और जो उनकी तरफ से भी, दोनों कॉम्पिटेंट हो, और नीचे स्टाफ भी उनका कॉम्पिटेंट होना चाहिए ताकि हादसा ना हो। सेग्रीगेशन जरूरी है कि जहाँ पे ये लोग चेंज का काम कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं या कोई एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर गिरा रहे हैं,
या कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो वो एरिया जहाँ पे इनका काम चल रहा है कॉन्ट्रैक्टर्स का, वो फुली सेग्रीगेटेड हो। सेग्रीगेटेड से मुराद ये है कि उसको हमने बिल्कुल अलग किया हो, हमने वहां पे टेप्स लगाए हो, वार्निंग टेप्स या इस तरह, ताकि हमारे अपने जो जिन गैर मुतालिका लोग हैं वहां पे उनका आना जाना ना हो। और इसी तरह इमरजेंसी प्रोसीजर्स को भी कंसिडर करना होता है, क्योंकि इस तरह का अगर चेंज का काम चलेगा तो हो सकता है कि हमारे अपने इमरजेंसी अरेंजमेंट से डिस्टर्ब हो, और साथ में जो उनके 200 बंदे आए हैं उनके लिए इन केस ऑफ इमरजेंसी वो किन रास्तों से इवैक्यूएट करेंगे, कहाँ पे उनका असेंबली पॉइंट होगा, कैसे उनको रेस्क्यू किया जाएगा। तो इमरजेंसी प्रोसीजर्स को भी कंसिडर करना होता है। ये इसी तरह वेलफेयर प्रोविजन के जो इनके कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर्स हमारे पास आ रहे हैं, तो उनको हम रेजिडेंशियल एरिया प्रोवाइड करें, यानी हॉस्टल्स वगैरह। इसी तरह उनको हम ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, इनको खाने पीने की जगह प्रोवाइड करें प्रॉपर। तो ये चीजें भी पहले से कंसिडर करनी होती। ये कुछ की मैनेजमेंट के कि अगर आप इस तरह से काम चलाओगे तो आपके पास हादसात कम होंगे, खतरे कम होंगे। क्लियर और नॉट? मीनिंग ऑफ कॉम्पिटेंस सर। कॉम्पिटेंस के कहते हैं वैसे उर्दू में काबिलियत को, ठीक है, कि हम उनके जो वर्कर्स आ रहे हैं वो कितने कुछ मतलब एक्सपीरियंस्ड हो, नॉलेज हो उनके पास, स्किल्स हो, ट्रेंड हो। समझ आ गई या नहीं? ये सर। सर ये लोटो क्या चीज होती है? लॉग आउट, टैग आउट, क्या फंक्शन होता है इसका? यार ये तो यहाँ पे नहीं है अभी, पूरा टॉपिक है ना, पूरा टॉपिक है, वो फिर टॉपिक से हम हट जाएंगे। सर सेशन के एंड पे फिर कभी इंशाल्लाह लोटो के बाद फिर कभी डिटेल में इस पे डिस्कशन करेंगे, पूरा मैं समझा दूंगा लोटो का, ठीक है। लॉकआउट, टेक आउट एंड ट्राई आउट सिस्टम। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई? यस सर। आज के लिए इतना काफी था, ठीक है। कल इंशाल्लाह फिर हम इसको फिनिश कर लेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा हम लिस्टों में हम बिजी है, तो मैंने कहा टाइम भी आप लोगों का जाया ना हो, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। लेकिन सर इंशाल्लाह बाकी जी जी बोले। सर जो लिस्ट आपने शेयर की सर उसमें मेरा नाम नहीं था सर, सलमान अहमद। चलिए आप पर्सनल में राब्ता करें ना, वो तो आपका ऐड कर दिया था ना, आपको मैंने मैसेज भी कर दिया था। सर एक बात पूछनी थी सर आपसे। सर जी जी बोले। सर हमारी मेल पे आज एक मैसेज आए थे, शायद कुछ हनीफ नाम से, कुछ इस तरह से आपकी एकेडमी के थ्रू ही थे, तो उनको रिप्लाई करना जरूरी है? एक को तो रिप्लाई किया था मैंने, अभी इवनिंग में आया था, शायद वो कंफर्म कर। नहीं रिप्लाई हनीफ के नाम से तो नहीं आए थे, एचएससी एकेडमी के नाम से आए थे। सारों के साथ एचएससी एकेडमी लिखा था सर, लेकिन डिफरेंट नाम थे, कोई वकास नाम भी था, हनीफ नाम भी था, शायद वो सबको मैंने एक साथ कंफर्म कर दिए है सर, हम सबको आया था। उसमें कुछ 3-4 लड़कों के ईमेल एड्रेसेस गलत थे ना, तो इस तरह से हमें पता चल जाता है। इससे पहले कि निबोज आपको ईमेल करे और फिर आपके ईमेल में कोई मसला हो, तो हमने कंफर्म करना था कि सबके ईमेल एड्रेसेस करेक्ट थे या नहीं। उसमें 3-4 लड़कों के ईमेल्स में गलतियां थी, तो वो हमने रिमूव कर ली। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। और सर ये जो आप बेस्ट वे जो फैक्ट्री के बारे में बताते हैं, ये सर पाकिस्तान में कि यहाँ पे कहीं किसी और कंट्री में? जी जी पाकिस्तान में। अच्छा, पाकिस्तान में कहाँ पे सर? और यहाँ पे टीचर वगैरह क्या स्टडी का। सर एक्सक्यूज मी सर। जी जी बोले। हेलो सर। जी जी बोले। सर अगर आपने एक बात पूछ